हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे हरित क्रांति का। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने हरित क्रांति का अर्थ, विशेषताएं, साथ ही साथ हरित क्रांति के द्वारा जो कार्यक्रम और उपलब्धियां हासिल की गई उनका अध्ययन हम पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स भली भांति कर चुके हैं। आज स्टूडेंट्स हम भारत में जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिसके की संस्थापक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, एस स्वामीनाथन थे। तो हरित क्रांति के पश्चात हमारे भारत देश में हरित क्रांति के कुछ प्रभाव पड़े। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति की वजह से सकारात्मक प्रभाव ही पड़े। हरित क्रांति की वजह से हमारे देश में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई, किंतु किसी भी चीज का जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव पड़े कि हमारे भारत देश में हरित क्रांति की वजह से उन्नत बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशक पदार्थों इत्यादि की वजह से हमारे देश में उत्पादन में किस प्रकार और कैसे वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव पड़े स्टूडेंट्स, उन सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में हम, कि हरित क्रांति की वजह से भारत देश में क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। सबसे पहला जो है स्टूडेंट्स, यदि सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु जो देखें हम, तो वो ये है कि ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई। क्यों हुई स्टूडेंट्स ग्रामीणों की आय में वृद्धि? हरित क्रांति के अंतर्गत हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो बड़े भूस्वामी जो थे, जो बड़े साधन संपन्न जो किसान थे, उन्होंने हरित क्रांति के अंतर्गत जो उपलब्ध सुविधाएं थी, जो उपलब्ध संसाधन थे, उन सुविधाओं और संसाधनों का पूरा लाभ उठाया। इससे क्या हुआ? इससे उनकी लाभ में असीमित वृद्धि हुई। हरित क्रांति की वजह से जो लघु किसान एवं काश्तकार जो थे स्टूडेंट्स, उनको भी साथ में लाभ प्राप्त हुआ। यानी हरित क्रांति की वजह से जो जमींदार वर्ग या उच्च वर्ग, साधन संपन्न वर्ग था, उस संपन्न वर्ग के साथ साथ किसानों को एवं काश्तकारों को भी लाभ प्राप्त हुआ और उनकी जो वास्तविक मजदूरी थी, उस वास्तविक मजदूरी में उनके रोजगारों में वृद्धि हुई। दूसरा महत्वपूर्ण था गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति की वजह से जो सबसे मुख्य फसल जिसके उत्पादन में असीमित वृद्धि हुई थी, वो कौन सी थी? गेहूं। क्योंकि जो नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते रहे हैं, उन नॉर्मन बोरलॉग ने सर्वप्रथम जो हरित क्रांति का प्रभाव देखा, यानी जो उन्नत बीजों का विकास किया, वो उन्होंने किसके बीजों पर किया? उन्नत किस्म के बीजों का, गेहूं के उत्पादन। तो इससे क्या हुआ? हरित क्रांति की वजह से गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ? बहुत अधिक वृद्धि हुई। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ज्वार, बाजरा, धान, मक्का और रागी, यानी गेहूं के अलावा ये 5 मुख्य फसलें थी जिनके उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हुई। तो ये कृषिगत उत्पादन में टोटली पूरे कृषिगत उत्पादन में इन 6 जो फसलें थी, जो धान थे, इनमें क्या हुआ? अत्यधिक वृद्धि हुई। साथ ही साथ जो है हरित क्रांति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो विशेषताएं पड़ी थी, जब भी बताया था तकनीक का प्रयोग, यानी जहां हमारी जो कृषि थी भारत देश की,
वो कृषि मानसून का जुआ कही जाती थी। साथ ही साथ जो पुराने तरीके उपलब्ध थे कृषि के वही यूज किए जाते थे। लेकिन हरित क्रांति के प्रारंभ के पश्चात क्या हुआ स्टूडेंट्स, कृषि में अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग, यंत्रीकरण का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ। रासायनिक खाद, साथ ही साथ सिंचाई के जो उन्नत साधन थे, विभिन्न प्रकार की जो लघु सिंचाई योजनाएं थी, उन योजनाओं का प्रारंभ भी हरित क्रांति के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है उत्पादन तकनीक। जो उत्पादन लागत की अधिकता, यानी हरित क्रांति के अंतर्गत जिन भी और जितने भी प्रकार के साधनों का जो है प्रयोग किया गया, यानी कृषि उत्पादों में क्या हुआ, इससे अत्यधिक वृद्धि हुई। लेकिन तकनीक का प्रयोग हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जो भी उत्पादन हुआ उसकी उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई। क्यों हुई स्टूडेंट्स? क्योंकि अब कृषि के लिए जो रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग इत्यादि जो प्रारंभ हुआ वो सस्ते नहीं थे, उनका जो मूल्य था वो अधिक था। तो धीरे धीरे जिस वस्तु का निर्माण हुआ या फिर जो धान गेहूं वगैरह के जो उत्पादन हुआ उसकी लागत में भी क्या हुआ, वृद्धि होती गई। क्योंकि रासायनिक खाद, बीजों इत्यादि के प्रयोग करने से क्या हुआ, उनके व्यय भार में व्यय की अधिकता हुई, व्यय भार में अधिकता आई। यानी जो उत्पादन किया जा रहा है, जिनके लिए जो उन्नत चीजें प्रयोग की जा रही है उनके मूल्य भी ज्यादा थे, इसीलिए उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु होगी उसका भी मूल्य क्या होता था, अधिक होता था। तो धीरे धीरे हरित क्रांति के प्रभाव की वजह से उत्पादन लागत में भी क्या हो गई, बढ़ोतरी होती गई। नेक्स्ट बिंदु जो आता है कि कृषि तकनीकी में, ऊपर भी बताया स्टूडेंट्स, कृषि तकनीकी में क्या हुआ, सुधार हुआ। कृषि तकनीकी के साथ साथ क्या हुआ, संस्थागत सुधार भी हुए। जैसे जैसे हरित क्रांति नीति के फलस्वरूप उर्वरकों का प्रयोग हुआ, उनकी मांग बढ़ी, उनकी मात्रा में वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे जो रासायनिक उर्वरक थे स्टूडेंट्स, उनका उपभोग भी बढ़ा। तो उनके उपभोग बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो कृषि तकनीकी थी उनमें क्या होने लगा, धीरे धीरे सुधार होने लगा। उन्नतिशील बीजों का प्रयोग, ये भी हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव था कि इसके अंतर्गत, यानी हरित क्रांति में कीटनाशक दवाओं, रासायनिक खाद के प्रयोग के साथ साथ उन्नत बीजों का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ। सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। मैंने आपको बताया भारतीय कृषि जो है वो किसका जुआ कही जाती थी, मानसून का जुआ कही जाती थी। लेकिन हरित क्रांति की वजह से विभिन्न प्रकार की जो सिंचाई सुविधाएं हैं, उन सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई, यानी ट्यूबवेल इत्यादि का विकास हुआ, पंप सेट का विकास हुआ, जिसकी वजह से जो किसान था वो आसानी से सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठा पाया। पौध संरक्षण, अनेक प्रकार की खोजें हुई भूमि से संबंधित, भूमि के कटाव को कैसे रोका जाए, पौधों को किस प्रकार से बचाया जाए, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो खोजें हुई, उनकी खोजों की वजह से भी जो पौध उत्पादित की जाती थी उसको नष्ट होने से विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाओं के उपयोग से बचाया जा सकता था। बहुफसली कार्यक्रम, ये तो स्टूडेंट्स हमने जब उनकी तत्व और उपलब्धियां देखी थी उस समय भी बताया था कि पहले क्या करता था, किसान जो था एक ही प्रकार की फसल को साल भर में बोता था। लेकिन जब से हरित क्रांति प्रारंभ हुई तब से क्या हुआ, एक साल में अनेक प्रकार की फसलें बोई जाने लगी खेत में, क्योंकि उसको भूमि का संरक्षण मिल रहा था। क्योंकि विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग जो किया जा रहा था,
तो उसकी वजह से क्या भूमि की उत्पादकता ज्यों की त्यों बनी रहती थी। साथ ही साथ उसकी अंतर्गत ऐसी फसलों को बोया जाने लगा जो कि बहुत ही जल्द पककर तैयार हो जाती थी। तो इस तरह से एक साल के अंदर अंदर 2 या 3 फसलें ऐसी बोई जाती थी जो कि आसानी से कम समय में पककर तैयार हो जाए। साथ ही साथ अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव का, वो ये आता है कि कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। यानी विभिन्न प्रकार की निगमों की स्थापना हुई, जिनकी वजह से क्या होता था, जिनकी वजह से जो किसानों को सहायता दी जाती थी, उन्नत बीज से संबंधित, रासायनिक खादों से संबंधित इत्यादि विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए विभिन्न कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। तो इस तरह से हरित क्रांति की वजह से हमारे देश में सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि हुई। किंतु कोई भी चीज यदि नई तकनीक लागू की जाती है स्टूडेंट्स, तो उसके लाभ होने के साथ साथ कुछ हानियां भी होती है। तो यहाँ पे जहाँ हरित क्रांति की सकारात्मक प्रभाव पड़े, यानी हरित क्रांति से जहाँ हमें कुछ लाभ प्राप्त हुए, वहीं स्टूडेंट्स हरित क्रांति की वजह से हमें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। उन समस्याओं के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका उल्लेख करने का प्रयास करेंगे हम। यानी हरित क्रांति की वजह से सकारात्मक के साथ साथ क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, या फिर यूं कह लीजिए हरित क्रांति ने जहां अच्छे प्रभाव डाले वहीं कुछ समस्याएं भी उत्पन्न की है। तो ये समस्याएं जो है कौन सी है, हम कुछ बिंदुओं के द्वारा उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो है समस्या वो है स्टूडेंट्स बेरोजगारी। बेरोजगारी कैसे उत्पन्न हुई, अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। आधुनिकता को प्रोत्साहन मिला, कृषि कार्यों में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग हुआ, कृषिकरण यंत्रों का प्रयोग होने लगा, जिससे क्या हुआ, यंत्रीकरण के प्रयोग से बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी कि जहां कुछ लोग मिलकर एक कार्य को करते थे, वही एक कार्य को अब एक व्यक्ति अकेला भी यंत्र के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा कर सकता था। तो इस तरह से क्या हुआ, जहां पर उन्नत बीजों, उन्नत साधनों या उन्नत तकनीकी के प्रयोग की वजह से प्रारंभ में श्रम की मांग बढ़ी, किंतु स्टूडेंट्स उस श्रम की मांग के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही यंत्रीकरण का अधिक प्रयोग प्रारंभ हुआ, वहीं पे श्रम की मांग भी धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है असमानता में वृद्धि। यानी हरित क्रांति की वजह से जो दूसरी और महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई वो हुई है असमानताओं में वृद्धि। और वो असमानता जो है वो भी एक प्रकार की नहीं थी बल्कि 2 प्रकार की थी। यानी पहली तो क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता क्या होती है स्टूडेंट्स, जो किसी क्षेत्र से संबंधित होती है। यानी सरकार के द्वारा हरित क्रांति के द्वारा जो उन्नत बीज, उन्नत कृषि से संबंधित रासायनिक खाद, कीटनाशकों इत्यादि का जो वितरण किया जा रहा था, वो वितरण कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही किया जा रहा था। यानी हरित क्रांति से संबंधित जो कृषि से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, वो सुविधाएं स्टूडेंट्स कुछ चुने हुए प्रदेशों में ही प्राप्त हो रही थी। इसी वजह से क्या हुआ, उन क्षेत्रों का ही सही तरीके से विकास हुआ और बाकी जो क्षेत्र थे वो कृषि से संबंधित इन मामलों में क्या हो गए, पिछड़े रह गए।
तो धीरे धीरे इस तरह से एक क्षेत्र का विकास हो रहा है, एक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरा क्षेत्र जो है वो उन चीजों से पिछड़ा हुआ रह रहा है। तो पहले इस तरह से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। दूसरी जो असमानता स्टूडेंट्स, वो है व्यक्तिशय असमानता। व्यक्तिशय असमानता से क्या तात्पर्य है स्टूडेंट्स? ये तात्पर्य कि कुछ लोग जो धनी वर्ग के थे वो और धनी होते गए, लेकिन कुछ जो निर्धन वर्ग के थे वो और निर्धन होते गए। यानी पूंजीपति, यानी जो जमींदार पूंजीपति वर्ग था वो और आगे ऊपर की ओर बढ़ता गया, लेकिन निर्धन वर्ग जो है वो लगातार क्या होता गया? निर्धन होता गया। क्यों होता गया? क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा हरित क्रांति से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी, ये सुविधाएं जो है केवल पूंजीपति वर्ग जो या फिर जो उच्च वर्ग माना जाता था वो उच्च वर्ग ही इसका लाभ उठा पा रहा था, बल्कि जो नीचे वाला निर्धन वर्ग था वो इनका लाभ नहीं उठा पा रहा था। तीसरी और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो आता है स्तरीकरण में परिवर्तन हुआ। स्टूडेंट्स, स्तरीकरण क्या होता है? स्तरीकरण होता है समाज का उच्च एवं निम्न वर्गों में जो विभाजन है, जो विभाजन के विभिन्न स्तर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्तरीकरण कहा जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। यानी समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजन क्या कहलाता है? स्तरीकरण कहलाता है। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या था? जातीय स्तरीकरण पाया जाता था। यानी जो पूरा समाज था वो जाति के आधार पर विभाजित था। कौन सा स्तरीकरण था? जातीय स्तरीकरण था। लेकिन जब से हरित क्रांति प्रारंभ हुई स्टूडेंट्स, तो जातीय स्तरीकरण जो है वो कौन से स्तरीकरण में परिवर्तन हो गया? वर्ग स्तरीकरण में परिवर्तन हो गया। यानी धीरे धीरे जातीय स्तरीकरण वर्ग स्तरीकरण में परिवर्तित हो गया। यानी निम्न जाति के जो कुछ किसान थे उन्होंने हरित क्रांति द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं थी वो उनका लाभ नहीं उठा पाए, या उनका लाभ उठा लिया तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो उनके आर्थिक स्तर में सुधार हुआ और धीरे धीरे वो लोग जो है उच्च वर्ग में गिने जाने लगे। तो इस तरह से जो आर्थिक संपन्नता हुई, उस आर्थिक संपन्नता के कारण ये लोग क्या होने लगे स्टूडेंट? विभिन्न प्रकार के जो चुनाव थे उनमें खड़े होने लगे, या फिर राजनीतिक शक्ति संरचना थी, उन राजनीतिक शक्ति संरचना में उन लोगों का प्रवेश हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे जो जातिगत स्तरीकरण था वो वर्गगत स्तरीकरण में परिवर्तित होने लगा। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है कि हरित क्रांति की समस्या का, वो आता है साधनों का असमान वितरण। पहले ऊपर भी मैंने आपको बताया था जब हमने क्षेत्रीय असमानता का उल्लेख किया था स्टूडेंट, यानी सरकार के द्वारा हरित क्रांति के अंतर्गत जिन भी चीजों का, उपकरणों का वितरण किया जाता था, बीजों का वितरण किया जाता था, तो उनका वितरण जो है समान रूप से सभी क्षेत्रों को या सभी लोगों को नहीं किया जाता था, या फिर उनका जो वितरण था उचित समय, उचित मात्रा और उचित मूल्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ? हरित क्रांति का जो लाभ था वो लाभ जिन जरूरतमंद किसानों को मिलना चाहिए था उनको पूर्णतया लाभ नहीं मिला। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव का, या जो समस्या उत्पन्न हुई हरित क्रांति की, वो है स्टूडेंट्स भूमि सुधार में असफलता। अब भूमि सुधार में असफलता, जैसा कि हम जानते हैं हरित क्रांति के पश्चात क्या विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार कानून बने, जिसके द्वारा जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा या फिर रेतबाड़ी प्रथा जो पाई जाती थी
उन सभी प्रथाओं का क्या होने लगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन जो समाज में पाया जाने वाला उच्च वर्ग था, जो हरित क्रांति की वजह से उच्च वर्ग में सम्मिलित हुआ, मैंने आपको बताया जातिगत स्तरीकरण वर्ग स्तरीकरण में बदल गया, और वर्ग स्तरीकरण के अंतर्गत जो उच्च स्तर पर आने वाले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति अपने लाभ के लिए, क्योंकि उनसे क्या था, भूमि सुधार कानून नहीं थे जब तक वो उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा पा रहे थे, लेकिन यदि भूमि सुधार से संबंधित कानून बनता है तो उनको जो लाभ या प्रॉफिट प्राप्त हो रहा था उसमें कमी आएगी। इसलिए वो क्या करने लगे, भूमि सुधार आंदोलनों का विरोध करने लगे। तो उस उच्च वर्ग के विरोध करने की वजह से क्या हुआ, जो राज्य सरकारें थी वो भूमि सुधार आंदोलनों को इतनी आसानी से लागू नहीं कर पाई, और धीरे धीरे जिस रूप में और जैसे भूमि सुधार आंदोलन लागू होने चाहिए थे उस रूप में वो नहीं हो पाए। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाज में इस भूमि सुधार की वजह से विभिन्न वर्गों में संघर्ष होने लगा, और वर्ग संघर्ष के साथ साथ जो विभिन्न जाति थी उन जातियों में भी धीरे धीरे संघर्ष की भावनाएं बढ़ने लगी। तो इस तरह से जहां स्टूडेंट्स हरित क्रांति ने हमें विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाए हैं या फिर अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़े हरित क्रांति की वजह से, वहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं।